इट्स एन एजुकेशन एंड अवेयरनेस कैंपेन अगेंस्ट ग्लोबल टेररिज्म। क्या ये आतंकी संगठन होते हैं जो कि मिसगाइड करते हैं यूथ को, या स्लीपर सेल्स होते हैं जो कि हमारे यूथ को मिसगाइड करके गलत एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करा लेते हैं। तो उसको काउंटर करने के लिए संगठन काम करता है। हम सिर्फ सरकारों को और जो सरकारी जो प्रशासन है उनको कोसने में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, लेकिन हम खुद अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझते हैं। हर महीने 2000 से 2500 यूथ जो है आईसिस ज्वाइन करता है। अब हमें पता है कि कितने सारे टेररिस्ट संगठन है जो काम करते हैं। हिजबुल मुजाहिदीन हो गया, लश्कर तैयबा हो गया, या आईसिस हो गया। हमने देखा था कि अफगानिस्तान में अमेरिका ने 20 साल तक अपनी मिलिट्री लगाए रखी, अपनी आर्मी लगाए रखी, ताकि तालिबान वहां पे कब्जा ना कर सके। तालिबान से लड़ने के लिए अमेरिका ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स अपने खर्च किए अफगानिस्तान में, और कई जवान उनके शहीद हुए, क्योंकि 20 साल तक जब उनकी आर्मी वहां पे रही तो कई लोगों की जान भी गई, उनकी आर्मी ऑफिसर्स की, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स उनके वेस्ट हुए। बदले में जैसे ही हमने देखा कि जो बाइडन जो यूएस प्रेसिडेंट थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जैसे अपनी आर्मी वापस बुलाई तो तालिबान ने फिर अफगानिस्तान पे हमला करा और कब्जा कर लिया। इस समय क्या सीखने को मिला? इस समय ये सीखने को मिला कि मिलिट्री ऑपरेशन इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। यानी विद गन्स वी कैन किल टेररिस्ट, विद एजुकेशन वी कैन किल टेररिज्म। हमें एक जागरूकता अभियान की भी ज़रूरत है। मेरे फादर लेट श्री मोहम्मद कामिल खान जी, जिन्होंने 2015 में एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करी जिसका नाम है इंटरनेशनल एंटी टेररिज्म मूवमेंट। इंटरनेशनल एंटी टेररिज्म मूवमेंट बेसिकली एक जागरूकता अभियान है आतंकवाद के खिलाफ। ये संगठन दुनिया भर में भाईचारे एकता के ऊपर काम करता है। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद अमन खान, सामाजिक कार्यकर्ता और पीस टॉक विद मैक का होस्ट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीस टॉक विद मैक शो के बारे में। ये शो क्या है, इस शो का मकसद क्या है, और पीस टॉक विद मैक क्यों शुरू किया गया है। मैं एक दिल्ली से सामाजिक कार्यकर्ता, मैं पिछले कई सालों से सामाजिक कार्यों में सक्रिय हूँ। मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहा है। तो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो भाईचारे, एकता और सांप्रदायिक सद्भाव के ऊपर काम करती है। मेरे फादर लेट श्री मोहम्मद कामिल खान जी, जिन्होंने 2015 में एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करी जिसका नाम है इंटरनेशनल एंटी टेररिज्म मूवमेंट। इंटरनेशनल एंटी टेररिज्म मूवमेंट बेसिकली एक जागरूकता अभियान है आतंकवाद के खिलाफ। ये संगठन दुनिया भर में भाईचारे, एकता के ऊपर काम करता है और देश और विदेश के युवाओं की काउंसलिंग करता है, जिसमें कि हम काउंसलिंग के थ्रू युवाओं को ये मैसेज देते हैं, ये संदेश देते हैं कि भाईचारे से रहो, मिलजुल के रहो, किसी के बहकावे में मत आओ। अगर आपको कोई बहका रहा है गलत एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए, जैसा कि हम देखते हैं कि कई आतंकी संगठन होते हैं जो कि मिसगाइड करते हैं यूथ को, या स्लीपर सेल्स होते हैं जो कि हमारे यूथ को मिसगाइड करके गलत एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करा लेते हैं। तो उसको काउंटर करने के लिए संगठन काम करता है। बेसिकली इट्स एन एजुकेशन एंड अवेयरनेस कैंपेन अगेंस्ट ग्लोबल टेररिज्म। तो हम देश विदेश में कार्य कर रहे हैं। मेरे फादर का एक यही मकसद था कि जो देश का माहौल है वो अच्छा बना रहे और एक अच्छा संदेश दुनिया में देने का कार्य कर रहे थे हम। 2023 में मेरे फादर की डेथ हो गई, लेकिन ये संगठन आज भी काम कर रहा है। हम यूनाइटेड नेशन में लिस्टेड हैं। तो हम अलग अलग माध्यमों से युवा से और देश की जनता से कनेक्ट होते हैं। वो माध्यम डोर टू डोर कैंपेन भी है। हम कई कार्यक्रम भी ऑर्गेनाइज करते हैं। हम पेरेंटिंग भी करते हैं, जिसमें कि हम बच्चों के परिवार से मिलते हैं और हम उनसे बोलते हैं भाई अपने बच्चों पे आप ध्यान दो, वो किस संगत में हैं, उनका फ्रेंड सर्कल क्या है। अगर उनकी 2 बजे छुट्टी हुई स्कूल से या कॉलेज से, वो 6 बजे घर आ रहे हैं तो 4 घंटे वो कहाँ थे। देखिए, सिर्फ आतंकवादी हमला या आतंकी बनना ही सब कुछ नहीं होता। कई बार हम ऐसे देखते हैं जो कोई युवा देश का या कोई भी व्यक्ति जब कोई क्राइम करता है तो उनकी फैमिली सीधा ये बोलती है, उनके पेरेंट्स ये बोलते हैं हमें पता ही नहीं था हमारा बच्चा क्या कर रहा है। अगर कोई लड़का या कोई
भी हमारा देश का व्यक्ति रेप भी कर देता है, मर्डर भी कर देता है, चोरी भी कर देता है, तो परिवार सीधा पल्ला झाड़ लेता है कि भाई हमें पता ही नहीं हमारा बच्चा क्या कर रहा था या क्या करता है। तो पेरेंटिंग भी बहुत ज़रूरी है। तो पेरेंटिंग में हम यही कोशिश करते हैं कि पेरेंट्स को ये समझाएं कि बच्चों से कनेक्टिविटी बनाए रखें, उनसे देखें कि उनका फ्रेंड सर्कल क्या है, और जो वो सोशल मीडिया पे क्या चीज़ें फॉलो करते हैं, कहीं गलत संगत में तो नहीं है। उससे अलग हम युवाओं को भी प्रेरणा देते हैं कि भाई आप अपने करियर पे फोकस करो, अपना फ्यूचर देखो और देश हित में अपना योगदान दो। अब इसमें क्या होता है कि हमने बहुत चीज़ें देखा इसमें कि ऐसा क्यों होता है कि कोई गलत एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर लेता है। उसके कई कारण हैं। एक तो जो आतंकी संगठन है वो मिसगाइड करते हैं, वो निरंतर कांटेक्ट करते हैं, प्रयास करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से और स्लीपर सेल के माध्यम से कि लोगों को बरगलाया जाए और उकसाया जाए गलत चीज़ों में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो हमने काउंसलिंग सेशन शुरू करा जिसमें हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में, मदरसों में जाते हैं और वहाँ पर जाके हम युवाओं से कनेक्ट करते हैं। हम उन्हें बताते हैं देश के बारे में, देश के लोगों के जो बलिदान थे, कैसे हमारा देश आज़ाद हुआ और क्यों उनको गलत चीज़ों में नहीं जाना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता बेगुनाह को मारो, और ये फैक्ट है। देखिए, मिसगाइड करने के लिए हम किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर हम जिहाद की बात करते हैं तो जिहाद का मतलब भी ये नहीं है कि बेगुनाहों को मारो। कुरान में यहाँ तक भी लिखा है कि आप अगर एक बेगुनाह को मारते हो तो आप सिर्फ एक इंसान को नहीं मारा, आपने पूरी इंसानियत को मार दिया, यानी आपने पूरी एक इंसानियत का कत्ल कर दिया है। तो इसी को मूवमेंट को हम आगे लेते हुए देश विदेश में काम कर रहे हैं। और अब ये शो बनाने का हमारा मकसद ये था क्योंकि जैसा कि हम देखते हैं कि हर प्रोफेशन में हर तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी निजी ज़िंदगी में इतने व्यस्त रहते हैं, इतने बिज़ी रहते हैं कि उन्हें मतलब ही नहीं होता कि देश में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। कई लोग हमें ऐसे भी देखने को मिलते हैं, वो सरकारों को गालियाँ तो देते हैं, वो देश की स्थिति को गालियाँ तो देते हैं या बुरा भला तो कहते हैं, लेकिन जब उनसे राजनीति के बारे में बात करो कहते हैं नहीं, राजनीति बहुत बुरी है, हमें राजनीति में नहीं पढ़ना, हमें राजनीति की जानकारी नहीं है। तो हम हर फील्ड में से ऐसे लोगों को चुन रहे हैं या ऐसे लोगों को इनवाइट करते हैं इस शो में जो कि अपने प्रोफेशन में बिजी रहते हुए भी समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। जैसे कि हम ही लोग कुछ लोगों से शिकायत करते हैं। अभी हमने देखा कि पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ जो कि जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। अब उसके बाद हमें अपने कुछ बॉलीवुड के एक्टर से शिकायत थी। वो इस शिकायत ये थी कि बॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं वो खुल के बोल नहीं रहे हैं, देश के साथ खड़े नहीं हैं। हमें देश के क्रिकेटर्स से और स्पोर्ट्स जो खिलाड़ी हैं, जो पर्सनैलिटीज़ हैं, उनसे भी ये शिकायत थी कि वो देश के साथ खड़े नहीं हैं। तो हमेशा जब भी देश के ऊपर कोई आपदा आती है, कोई परेशानी आती है, कोरोना जैसी कोई महामारी आती है, तो हमारी नज़र यही रहती है कि देश के जो बड़े लोग हैं, जो उद्योगपति हैं, जो व्यापारी हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं या जो पब्लिक फिगर्स हैं, वो खुल के सामने नहीं आ रहे हैं। तो इस शो के माध्यम से हमारी कोशिश यही है कि हम हर फील्ड के ऐसे लोगों को आमंत्रित करें, ऐसे लोगों को इनवाइट करें जो डॉक्टर रहते हुए, एडवोकेट रहते हुए, सेलिब्रिटी रहते हुए, खिलाड़ी रहते हुए, व्यापारी रहते हुए या नौकरी पेशा में व्यस्त रहते हुए भी समाज के लिए कुछ अपना समय निकालते हैं और कुछ अच्छा योगदान देने की कोशिश करते हैं। तो पीस टॉक विथ मैक का मकसद ये है कि हमें जो भी यहाँ पे बात करनी है, पीस में रहते हुए, शांति में रहते हुए एक अच्छी हेल्दी डिस्कशन करनी है, जिसमें कि हम ये जानना चाहते हैं कि जो लोग डॉक्टर रहते हुए या एडवोकेट रहते हुए किसी भी फील्ड में रहते हुए समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य करते हैं, तो उन्हें कितनी परेशानी आती है, वो कितना ज़रूरी है, और उसी फील्ड के दूसरे लोग हैं उनको उनसे कोई प्रेरणा मिले, तो यही हमारी कोशिश है। इंटरनेशनल एंटी टेररिज्म मूवमेंट अलग अलग माध्यमों से जनता से कनेक्ट करता है। हम लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी करते हैं जिसमें कि हम कभी कोई क्रिकेट का टूर्नामेंट कराते हैं, कभी कोई कैरम का टूर्नामेंट कराते हैं, कभी कोई इंडोर गेम्स के टूर्नामेंट कराते हैं। और जी, हम सरकार की जो योजनाएं, जो पॉलिसी हैं, जो कि लोगों तक नहीं पहुंच पाती, जानकारी के अभाव से लोग सरकार के मंत्रालयों के जो बेनिफिट्स हैं उसके लाभ नहीं उठा पाते, हम कोशिश करते हैं जनता तक वो फैसिलिटीज़ भी पहुंचाने की कोशिश करते हैं, कैंप्स के माध्यम से और अलग अलग आयोजन के माध्यम से। तो बेसिकली हमारा मकसद यही है कि कोई भी गलत एक्टिविटी में ना जाके अपने फ्यूचर को देखे, करियर को देखे और देश हित में अपना थोड़ा सा कुछ ना कुछ योगदान दे, क्योंकि देश के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी होती है जो हम नहीं समझ पाते हैं। कई बार हम सिर्फ सरकारों को और जो सरकारी जो प्रशासन है उनको कोसने में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, लेकिन हम खुद अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझते हैं।
तो इस शो से हमारी कोशिश यही है कि हम ऐसे लोगों को थोड़ा सम्मान दे सकें, मान दे सकें, जो कि समाज में अच्छा कार्य कर रहे हैं, और जो हमारे देश की युवा पीढ़ी है, जनरेशन है, जो कुछ ना कुछ बनना चाहती है, कोई नेता बनना चाहता होगा, कोई अभिनेता बनना चाहता होगा, तो वो लोग हमारे जो गेस्ट जो हमारे शो में आएंगे उनसे कुछ सीखने की कोशिश करें और आगे चल के खुद भी वो एक प्रेरणा बन सकें। तो पिछले 10 साल से हमारी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, जिसमें कि हम हिंदुस्तान के हर एक शहर में, हर एक राज्य में काम कर रहे हैं। हमारी टीम्स काम करती हैं, जिसमें कि यूथ विंग है, स्टूडेंट विंग है, लीगल सेल है, जिसमें हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के एडवोकेट्स हमारे साथ जुड़े होते हैं। इंडिया से बाहर भी हमारे अलग अलग कंट्रीज़ में टीम काम करती हैं, जैसे कि हम गल्फ़ कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं, अरब कंट्रीज़ में, हम यूरोपियन कंट्रीज़ में काम कर रही है हमारी ऑर्गेनाइजेशन, अफ्रीकन कंट्रीज़ में हमारी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, यहाँ तक कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी हमारी टीम काम कर रही है, और यूनाइटेड नेशन में हमारी ऑर्गेनाइजेशन लिस्टेड है। और हमारा ये सौभाग्य है कि देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल जी द्वारा हम अप्रिशिएट किए गए हैं। अजीत डोभाल जी ने भी हमें सराहना की है हमारी, कि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक जागरूकता अभियान है आतंकवाद के खिलाफ, तो हमारा मेन मकसद क्या है? हमारा मेन मकसद ये है कि जो आतंकी संगठन है उनकी जो रिक्रूटमेंट है उसको रोकना या मिनिमाइज़ करना। जैसे कि आज से कुछ साल पहले ग्लोबल इंडेक्स का एक डेटा आया था, जिसमें ये बताया गया था कि हर महीने 2000 से 2500, 2000 से 2500 यूथ जो है आईसिस ज्वाइन करता है। अब हमें पता है कि कितने सारे टेररिस्ट संगठन हैं जो काम करते हैं अलग अलग कंट्रीज से। हमारे हिजबुल मुजाहिदीन हो गया, लश्कर तैयबा हो गया, या आईसिस हो गया। तो ये सिर्फ आईसिस की बात थी कि 2 से 2500 यूथ जो है आईसिस ज्वाइन करता है पूरे अलग अलग कंट्रीज से, जिसमें हिंदुस्तान के भी कई लोग शामिल रहते हैं। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला? हमने देखा था कि अफ़गानिस्तान में अमेरिका ने 20 साल तक अपनी मिलिट्री लगाए रखी, अपनी आर्मी लगाए रखी, ताकि तालिबान वहाँ पे कब्ज़ा ना कर सके। तालिबान से लड़ने के लिए अमेरिका ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स अपने जो है स्पेंड किए, खर्च किए अफ़गानिस्तान में, और कई जवान उनके शहीद हुए, क्योंकि 20 साल तक जब उनकी आर्मी वहाँ पे रही तो कई लोगों की जान भी गई, उनकी आर्मी ऑफिसर्स की, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स उनके वेस्ट हुए या इन्वेस्ट हुए। बदले में जैसे ही हमने देखा कि हमारे जो बाइडन जो यूएस प्रेसिडेंट थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जैसे अपनी आर्मी वापस बुलाई तो तालिबान ने फिर अफ़गानिस्तान पे हमला करा और कब्ज़ा कर लिया। इस समय क्या सीखने को मिला? इस समय ये सीखने को मिला कि मिलिट्री ऑपरेशन इज़ नॉट दी ओनली सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है। यानी विद गन्स वी कैन किल टेररिस्ट, विद एजुकेशन वी कैन किल टेररिज्म। हमें एक जागरूकता अभियान की भी ज़रूरत है। अब ये एजुकेशन कौन सी है? जब हम कहते हैं कि विद गन्स वी कैन किल टेररिस्ट, विद एजुकेशन वी कैन किल टेररिज्म, तो कई लोग हमसे सवाल करते हैं कि ये वाला जो टेररिस्ट था ये तो इंजीनियर था, वो वाला जो टेररिस्ट था वो तो पीएचडी था, वो तो डॉक्टरेट किया हुआ था। बेसिकली हम एकेडमिक एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम जागरूकता की बात कर रहे हैं। जागरूकता का मतलब ये है कि दूसरी कंट्री में बैठा हुआ टेररिस्ट सोशल मीडिया के माध्यम से और स्लीपर सेल के माध्यम से हमारे यूथ को मिसगाइड कर पा रहा है। वो हमारे देश में आतंकी हमले करने के लिए उनको बरगला पा रहा है, उनको उकसा पा रहा है। हम अपने देश में रह के अपने यूथ को नहीं समझा पा रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। क्या होता है, जो हमारे देश की सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं या दुनिया की किसी भी कंट्री की सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं या मिलिट्री है, आर्मी है, गवर्नमेंट है, ये लोग क्या करते हैं, जब कोई गलत एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर लेता है, जब कोई गन उठा लेता है, जब कोई हमला कर देता है, जब कोई ब्लास्ट कर देता है, जब कोई फायरिंग कर देता है, उसके बाद उस पे इंक्वायरी करेंगे, उसको पकड़ेंगे या उस पर केस चलाएंगे या उसको फांसी देंगे। लेकिन जो अभी तक उस मुकाम तक नहीं पहुंचा है लेकिन वो प्रभावित है, जिसे लगता है कि ये जो संगठन से जो काम कर रहे हैं देश के ख़िलाफ़ या दुनिया में जो इस तरह के जो संगठन काम कर रहे हैं वो सही कार्य कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल वो उन संगठन को ज्वाइन कर सकता है, उनके लिए कोई काम नहीं हो रहा। कोई ऐसा संगठन हमारे देश में या दुनिया में नहीं था जो कि युवाओं को ये समझाए कि नहीं, आप इन चीज़ों में पार्टिसिपेट मत करो, ये गलत चीज़ है और ये ऐसा कुछ नहीं है। तो इसीलिए ये संगठन शुरू करा। IATM जो है, इट्स एन एजुकेशन एंड अवेयरनेस कैंपेन्स अगेंस्ट ग्लोबल टेररिज्म। वी आर वर्किंग इन मोर देन 100+ कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग USA। तो इसका मकसद क्या है
कि जो लोग अभी आतंकी नहीं बने हैं, जो लोग टेररिस्ट नहीं बने हैं, हम काउंसलिंग के थ्रू कोशिश करते हैं कि उनको उस रास्ते पे जाने से रोकें। जैसे कि हम किसी स्कूल में गए, हम किसी कॉलेज में गए, हम मदरसे में गए, वहाँ पे 100, 200, 500 जो भी बच्चे बैठे हैं या हमारे जो देश की जो जनता बैठी है, हमने उनसे भाईचारे की बात करी, एकता की बात करी, सांप्रदायिक सद्भाव की बात करी। हमारे देश को आज़ाद कराने में कितना कितना सैक्रिफाइस करना पड़ा, योगदान देना पड़ा, या देश आज़ाद होने के बाद भी कितने हमारे देश की ऐसी हस्तियाँ हैं, एपीजे अब्दुल कलाम साहब जैसे लोग हमारे देश में रहे, जिन्होंने देश को आगे बढ़ाने में अपना ज़िम्मेदारी निभाई। तो हम लोग उनको बता के और ये बताते हैं कि आपके पास 2 ऑप्शन है। एक, अगर आप गलत रास्ते पे जाते हो तो उसके नुकसान क्या हैं? जैसे एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए 2 दोस्त हैं। 2 दोस्त ने एक साथ स्कूलिंग करी, एक साथ कॉलेज करा। अब वो अपना करियर में निकलते हैं, उनको आज नहीं तो कल नौकरी करनी होगी या बिज़नेस करना होगा। एक तरफ एक लड़का जो है अपनी नौकरी करता है, अपना घर-बार पे ध्यान देता है, उसकी भी फैमिली है, पेरेंट्स हैं, बीवी हैं, बच्चे हैं या बहन है, भाई हैं। दूसरा भी एक लड़का है, उसका भी पेरेंट्स हैं, बीवी है, बच्चे हैं, भाई है, बहन है, से घर में सब लोग हैं। एक लड़का जो है अपना सीधा सिंपल तरह से नौकरी कर रहा है, और एक लड़का कहीं न कहीं किसी स्लीपर सेल से जुड़ के, मिल के या सोशल मीडिया के माध्यम से गलत संगत में चला जाता है और टेररिस्ट बन जाता है या कोई आतंकी संगठन जॉइन कर लेता है। अब उसने जब आतंकी संगठन ज्वाइन करा तो आज नहीं तो कल उसकी तो मौत निश्चित है। उसे तो कभी ना कभी कोई ना कोई देश की एजेंसी मार ही देगी या वो खुद ही अपनी जान ले लेगा। लेकिन जो अपने पीछे अपना परिवार छोड़ के चला गया, जो व्यक्ति जो जॉब कर रहा था, दूसरा दोस्त, जब उसके फादर घर से बाहर निकलते हैं दूध लेने, परचून की दुकान पे या कहीं बाहर निकलते हैं, उसकी मदर बाहर निकलती है, तो आस पड़ोस के लोग हैं, उन्हें नमस्ते अंकल जी, नमस्ते आंटी जी, आप कैसे हैं और सब बढ़िया, क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। उनकी जब बहन है, जब उनको शादी करनी है तो उनकी बहन के लिए रिश्ते आ रहे हैं। उनका भाई कहीं नौकरी करना चाहता है तो जाता है, इंटरव्यू देता है, नौकरी कर लेता है। लेकिन जो दूसरा जो दोस्त है, जिसने गलत संगत में आकर या प्रभावित होकर कोई देश के खिलाफ या वर्ल्ड के खिलाफ कोई गलत संगठन ज्वाइन कर लिया, अब वो तो अपनी जान से आज नहीं तो कल चला जाएगा। लेकिन जो पीछे अपने परिवार छोड़ के गया, क्या उसके भाई को कोई नौकरी देगा? क्या उसकी बहन से कोई शादी करेगा? क्या उसके माँ बाप घर से निकल पाएंगे? और अगर वो घर से भी निकलेंगे तो क्या कोई उनको सलाम करेगा, कोई उनको नमस्कार करेगा, कोई उनके साथ बैठना चाहेगा? यानी हम अगर उसको देखें कि उसने अपनी तो ज़िंदगी ख़राब की पीछे अपना परिवार भी वो ख़राब करके चला गया। संग और जो हमारी जो एजेंसीज़ हैं उनकी नज़र में भी उसका परिवार ज़िंदगी भर ब्लैक लिस्टेड रहेगा कि इन पे नज़र रखो, ये कहीं गलत कुछ ना कर दें। तो इस तरह से हम एक अच्छा मैसेज देते हैं, हम डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाते हैं, हम पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम आरडब्ल्यू एसोसिएशंस के साथ मिलके कार्यक्रम करते हैं। तो हमारा मकसद यही रहता है कि, और हम कुछ खेल की प्रतियोगिताएं ऑर्गेनाइज करते हैं, आयोजित करते हैं, और उसमें भी हम यही संदेश देते हैं, जहाँ पे 200, 400, 500 जब खिलाड़ी, हर धर्म के खिलाड़ी वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, तो वहाँ पे हम इनाम भी रखते हैं, उनको अच्छे मौके भी देते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी देते हैं, और साथ में उनको भाईचारे एकता का संदेश भी देते हैं। और खेल एक सबसे बढ़िया माध्यम है। अगर हम देखते हैं कोई भी आप खेल देखते हैं तो वहाँ पे सब धर्म के लोग एक साथ बैठते हैं, साथ खेल रहे होते हैं, पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे होते हैं और चीयर अप कर रहे होते हैं। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि आप जिस भी प्रोफेशन में उसमें आप स्ट्रगल कर रहे हो या सक्सेस पा चुके हो या कुछ बनना चाहते हो, आप करते रहो, लेकिन कहीं ना कहीं देश हित में अपना योगदान दो, और देश के प्रति भी आपकी जिम्मेदारी है। और किसी से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। मतभेद का मतलब ये कि विचारधारा का डिफरेंस देखिए हमेशा रहता है। विचारधारा कभी भी सेम नहीं हो सकती है, चाहे वो राजनीतिक विचारधारा हो, पॉलिटिकल आपके डिफरेंसेस रहते हैं। मैं किसी नेता को सपोर्ट कर सकता हूँ, किसी पार्टी को सपोर्ट कर सकता हूँ, आप किसी और नेता को, पार्टी को सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, हमने उनके लिए वोट मांगा या उनको वोट दिया, उनको सपोर्ट करा, हार जीत हो गई, बात ख़त्म। लेकिन हम उसको मनभेद ना बना दें, यानी हमारे मन में इतनी नफ़रत नहीं हो जानी चाहिए कि हम इंसान को इंसान ना समझें, हम धर्म के बिहाफ पे किसी को जज कर रहे हैं या हम जाति के बिहाफ पे किसी को जज कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये देश को भी नुकसान देती हैं, क्योंकि हमें देखा गया है कि हमारे जो देश है वो सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो हमारे देश पे बहुत आक्रमण हुए, कई हमले हुए, हमारे देश में लोगों को, हमारे देश के लोगों को लूटा गया, और उसके बाद हमारा देश बहुत ही सालों के, सौयों हज़ारों सालों के संघर्ष के बाद आज़ाद हुआ, डेमोक्रेसी आई, लोकतंत्र हमारे देश में आया।
लेकिन आज भी हमारी जो लड़ाई है, जो संघर्ष है, वो जारी है। कुछ बाहर के जो संगठन, जैसे कि मैंने आपको बोला, जो आतंकी संगठन है, एक जंग हमारी उनसे चलती है। एक जंग हमारी जो राजनीतिक जो पार्टियां हैं, जो हमको एक नहीं होने देती, हमें डिवाइड करके रखना चाहती हैं, जैसे अंग्रेज़ करते थे, डिवाइड एंड रूल। एक लड़ाई हमारी उनसे जारी है। एक लड़ाई हमारी आपस में जारी है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें क्या लगता है, इससे ये नहीं ख़रीदना है, इसको ये सपोर्ट नहीं करनी है, इसके साथ काम नहीं करना है, इसके साथ खेलना नहीं है, इसको नौकरी नहीं देनी है। तो एक जंग हमारी ये जारी है। तो देखिए क्या होता है कि जबकि हर व्यक्ति गलत नहीं है, हमको ये समझना पड़ेगा। और कहीं न कहीं हम एक दूसरे से कितनी नफ़रत कर लें, लेकिन ये भी देखा जाएगा, या आप भी देखेंगे कि हमारे देश में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, कोई ऐसा मुसलमान नहीं होगा जिसको जो हिंदू उसके दोस्त यार नहीं होंगे, या हिंदुओं के साथ वो काम नहीं करता होगा। ऐसा कोई हिंदू नहीं होगा, सिख नहीं होगा, ईसाई नहीं होगा जो मुस्लिम के साथ काम नहीं करता होगा, दोस्ती नहीं करता होगा, या व्यापार नहीं करता होगा। कहाँ तक बचेंगे हम? कब तक बचेंगे? अगर आप कहीं पे नौकरी करोगे, उस ऑफ़िस का मालिक दूसरे धर्म का हो सकता है। आपके जो कुलीग्स हैं वो दूसरे धर्म के हो सकते हैं। सहकर्मी जो हैं वो दूसरे धर्म के हो सकते हैं। आप स्कूल में, कॉलेज में पढ़ोगे, वहाँ टीचर दूसरे धर्म के हो सकते हैं। जो आपके जो क्लासमेट्स हैं, जो साथ में पढ़ते हैं, वो दूसरे धर्म के हो सकते हैं। आप कहीं बिज़नेस करोगे, वहाँ पे दूसरे धर्म के लोग आपको ऑर्डर दे सकते हैं, ऑर्डर आपका ले सकते हैं आपसे। आप किसी रेस्टोरेंट में जाओगे, वहाँ दूसरे धर्म के लोग हो सकते हैं। तो कब तक हम ये नफ़रत लेके और एक दूसरे से बैर रख के जी पाएंगे? तो इस संगठन का मकसद ही ये है कि हम पीस, यूनिटी और इंटरफेथ हार्मनी, कम्युनल हार्मनी पे काम करते हैं। और इस पीस टॉक विद मैक के माध्यम से भी हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम ऐसे गेस्ट इनवाइट करें, ऐसे गेस्ट को हम आमंत्रित करें और निमंत्रण दें जिन्होंने कोई ना कोई मुकाम हासिल करने के बाद भी सिर्फ अपना पर्सनल स्वार्थ ना देखते हुए देश के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं। और ऐसे लोग बहुत हैं हमारे देश में। कई ऐसे डॉक्टर हमने देखे जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जो बहुत ही कम नॉमिनल से चार्जेस में, फ़ीस में लोगों की सेवा कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। वो कभी आपसे ये नहीं पूछेंगे आप किस धर्म के हो, क्योंकि जैसे कि हमारे देश में या दुनिया में डॉक्टर्स को भगवान का रूप माना जाता है, तो वो सच में ही भगवान का रूप के तौर पे हम उनको देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, अच्छे लोग भी हैं। हमारा मकसद यही है कि ये जो मैसेज है लोगों तक कन्वे किया जाए। आजकल पॉडकास्ट भी हम देखते हैं तो वो थोड़ा पर्सनल पीआर के लिए भी किए जाते हैं, या अपने प्रमोशन के लिए किए जाते हैं। लेकिन पीस टॉक विद मैक का ऐसा कोई मकसद नहीं है। यहाँ पे हमारा मकसद यही है कि जो देश की जो युवा पीढ़ी है, जो जनरेशन है, उसको एक अच्छा संदेश दिया जाए। अब अगर हम राजनीति की बात करते हैं, देखिए हमारे देश में राजनीति बहुत ज़रूरी है, दुनिया में ही ज़रूरी है, क्योंकि राजनीति के बिना देश नहीं चलेगा, सरकारें नहीं चलेंगी। रूल करने के लिए किसी भी कंट्री को, किसी भी स्टेट को पार्टीज़ ज़रूरी हैं, नेता ज़रूरी हैं, और इलेक्शन होंगे, कोई जीतेगा, कोई हारेगा, तभी देश चल लेता है। लेकिन जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि आपका कि जो धर्मों को लेके जो बात होती है, जिस तरह के, अगर हम हर पार्टी को देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो है, एक हिंदू की कोई बात कर रहा है, कोई मुस्लिम की बात कर रहा है। तो अब मेरे से किसी ने सवाल करा था कि भाई ये जो आप देखते हैं कि हर पार्टी एक दूसरे पे आरोप लगाती है कि भाई ये उस तरह की बात कर रहे हैं, ये धर्म की बात कर रहे हैं, तो ऐसे कैसे चलेगा, कौन सही है कौन गलत है? मैंने कहा जी हम गलत हैं। कह रहा जी आप कैसे गलत हो, या मैं कैसे गलत हूँ? मैं कहा मैं भी गलत हूँ, आप भी गलत हो। कहने लगा कैसे? मैंने कहा इसलिए गलत है क्योंकि हम खुद ही ऐसे नेता चुनते हैं जो कि हमें लगता है कि हमारा नेता है वो उस तरह की बात कर रहा है। जैसे कि अगर मैं मुस्लिम हूँ, आज हम देखें कि ऐसे भी मुस्लिम लीडर्स हैं जो सिर्फ मुसलमानों की बात कर रहे हैं। अगर हम ओवैसी की बात करें, असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, तो वो बोलते हैं कि जी 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो हम फिर दिखा देंगे हम क्या है। तो मुस्लिम्स को क्या लगता है कि ये हमारा लीडर है, देखो इसने हमारी बात करी, हमारे अच्छे की बात करी। उसी तरह अगर हम दूसरे धर्मों की बात करें, हिंदू धर्म की बात करें, कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो सिर्फ हिंदूज़ की बात करते हैं कि भाई हिंदू ही रहेंगे, हिंदू ही जिएंगे, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो हिंदुओं को क्या लगता है कि ये हमारा लीडर है, तो वोट देते में हम ही ने उन लोगों को चुन लिया। अब कल को हम कहते हैं कि अरे वो शिक्षा का क्या हो रहा है, शिक्षा नहीं, हमारे देश में डेवलपमेंट नहीं हो रही, विकास नहीं हो रहा, या स्वास्थ्य की सेवाएं जो वो ठीक नहीं है, दुरुस्त नहीं है, कैसे इलाज होगा लोगों का, हम तो मर गए, हम तो पढ़ नहीं पा रहे, हम तो जी नहीं पा रहे। तो मैंने यही जवाब दिया कि भाई गलती हमारी है। जिस दिन मैंने कहा हम ये ऐसे नेता चुनने शुरू कर देंगे और हम ऐसे सवाल करेंगे कि भाई ठीक है, जाति अपनी जगह, धर्म अपनी जगह, पहले आप ये बताइए कि अगर मैं बीमार हो जाता हूँ, मेरे परिवार में कोई बीमार हो जाता है, तो
अपने हेल्थ जो आपका जो हेल्थ सेक्टर है, जो स्वास्थ्य सेवा है, वो उसका आपका क्या प्लान है? अभी क्या है और आगे की आपकी योजनाएँ क्या हैं उसको और अच्छा करने के लिए? भाई जो अभी जो हमारी जो जनरेशन जो पढ़ रही है, एजुकेशन ले रही है या लेना चाहती है, जो आने वाली जो जनरेशन आएगी उसके लिए अभी आपका जो जो एजुकेशन सिस्टम है वो कितना स्ट्रांग है, कितना दुरुस्त है, या आगे चल के आपका उसके लिए क्या प्लान है आपका या आपकी सरकार का, क्या कर सकते हो? डेवलपमेंट हम देखते हैं कि हर एरिया में, अगर मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली देश की राजधानी है, मैं मुंबई की बात करूं, मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, ऐसे मेट्रो सिटीज़ जो हैं जहाँ पे अगर हम कहीं जाते हैं तो अब हम वहाँ पे भी देखते हैं तो वहाँ पे भी क्या होता है, बारिश होगी तो पानी भर जाएगा, या इस तरह की जो चीज़ें हमें देखने को मिलती है। कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे आप निकल नहीं सकते, कूड़ा मिलेगा, गंदगी मिलेगी। तो मेरा यही मतलब था कि आप इस तरह के सवाल करें, भाई इन चीज़ों के लिए आप क्या कर सकते हो, आप पहले ये बताइए, बाकी जाति धर्म हम बाद में देख लेंगे। तो ये जो अगर इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई-भाई ये तो है ही। जैसे कि जब देश आज़ाद हुआ था, देश आज़ाद होने के टाइम पे किसी ने ये नहीं पूछा था कि आप हिंदू हो, हम मुसलमान हैं, या सिर्फ़ हिंदुओं की ज़रूरत नहीं है, हम मुसलमान देश को आज़ाद करा लेंगे। या हिंदुओं ने भी ये नहीं कहा था कि मुसलमानों आप घर पे ही बैठो, आप घर से मत निकलना, हम सिर्फ़ हिंदू, सिख, ईसाई जो है जाते हैं और अंग्रेज़ों से लड़ के या मुगलों से लड़ के देश आज़ाद करा लेंगे, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। जब देश आज़ाद होना था सब मिलके एक साथ अपना योगदान दिया, जैसे भी दे पाए। कोई आर्थिक तौर पे दे पाए, कोई शारीरिक तौर पे दे पाए, कोई मानसिक तौर पे दे पाए, जैसे भी जिसका बन पड़ा सब ने अपना योगदान दिया। तो आज हम ऐसा क्यों हो गया कि 21वीं सदी में आ गए हम लोग, जितने एजुकेटेड होते जा रहे हैं, जितने पढ़े लिखे होते आ रहे हैं, उतने ही ज़्यादा हम एक दूसरे से नफरत करते आ रहे हैं। आज के टाइम में हम देखें हमारे देश में इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आईआईटी, आईआईएम, और जी हमारे जो देश के जो युवा है और जो स्टूडेंट्स हैं वो यूके, यूएसए, लंदन, अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, सब जगह जाके एजुकेशन लेकर वापस आते हैं। लेकिन उसके बाद भी हम एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे ये पता चलता है कि एक जो माइंड सेट है, जो एक स्ट्रेटेजी प्लानिंग के तहत जो काम हो रहा है उसमें वो लोग सफल हो रहे हैं, जो भी चाहते हैं कि हम एक ना रहें। तो ये संगठन अपना भाईचारे एकता पे काम कर रहा है और सरकार के साथ मिलके हम काम करते हैं। सरकार के साथ मिलके क्या काम करते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि जब हमको जानकारी नहीं होती कि कोई सरकार की ऐसी योजना है जिससे हम लाभ उठा सकते हैं। जैसे भारत सरकार की एक योजना निकली थी, जनधन योजना। जनधन योजना का मतलब ये था कि ज़ीरो बैलेंस अकाउंट खुले जाते थे और आप उससे अकाउंट खुला सकते हो, आपको एक भी रुपया अकाउंट में नहीं रखना है। तो हम लोगों ने कैंप लगा लगा के कई हज़ार लोगों के अकाउंट खुलवाए, और ऐसे लोगों के अकाउंट खुलवाए जिनको अपना नाम भी लिखना नहीं आता था और उन्होंने ज़िंदगी में बैंक के अंदर कदम नहीं रखा था, आज उनके अकाउंट है। और लॉकडाउन में जब कोरोना लगा तो जब भारत सरकार ने लोगों के अकाउंट में पैसा देना शुरू करा तो उन अकाउंट्स में पैसे भी आए मंथली, जो भी थे, कम थे ज़्यादा थे वो एक अलग बात है। एक सरकार ने योजना निकाली मुद्रा लोन। मुद्रा लोन का मकसद ये था कि आप 50,000 से लेके 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो और अपना जो भी कारोबार करना चाहते हो, आपको दुकान खोलनी है, कोई व्यापार करना है, कोई जो भी आप करना चाहते हो अपना कारोबार कर सकते हो। अब इस तरह की जो योजनाएँ होती हैं, जो पॉलिसी होती हैं, जो स्कीम्स होती हैं, अगर हमें उसकी जानकारी नहीं मिलेगी तो हम उसका लाभ नहीं उठा पाएँगे। और खाली दिमाग शैतान का घर। खाली दिमाग शैतान का घर का मतलब ये, मान लीजिए मैं क्रिकेट में मेरी रुचि है, मैं खिलाड़ी बनना चाहता हूँ, मैं क्रिकेट में अपना करियर बनाना चाहता हूँ, अगर मुझे मौके नहीं मिल रहे, अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिल रही, तो मैं क्या करूँगा? मैं फालतू इधर-उधर दोस्त बनाऊँगा, गलियों में बैठूँगा, कुछ गलत एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करूँगा। अगर मुझे पता चले कि एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मैंने बताया हम लोग क्या और टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, कि एक इंटरनेशनल एंटी टेररिज्म मूवमेंट एक संगठन है जो एक क्रिकेट का एक बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, जो कि इंटरनेशनल स्टेडियम से मैच होंगे, टेलीकास्ट भी होंगे, स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी आएंगे या बड़े बड़े अधिकारी आएंगे और अच्छा इनाम भी है और मुझे प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो जब ऐसे खिलाड़ी को, जिसे क्रिकेटर बनना था या क्रिकेट में जाना था, जब उसे पता चलेगा एक टूर्नामेंट होने वाला है, उसका दोस्त कहेगा आजा भाई फिल्म देखने चलते हैं, आजा भाई थोड़ा बाहर घूमते हो, कहता है नहीं भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे प्रैक्टिस करनी है, मेरा एक टूर्नामेंट है, वो पार्टिसिपेट करेगा। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हर फील्ड के लोगों के लिए कुछ ना कुछ प्रतियोगिताएं आयोजित करते रहें, जिससे कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। आपको जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ कैसे मिल सकती हैं, या सरकार के जो फंड्स हैं, जैसे कि फिर मैंने बोला जानकारी का अभाव। सरकार बहुत कुछ करती है, सरकार के पास फंड्स होते हैं। एक एक हमारी एक जानने वाली लेडी थी कि उनको एक कैंसर हो गया था, वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, जिसमें कि 3.5 लाख का फ़ंड लगना था। अब उनके पास उतने पैसे नहीं थे तो उन्होंने कहा कैसे इलाज कराएं हम। तो एक फ़ंड होता है पीएम फ़ंड। पीएम फ़ंड का मतलब क्या होता है, अगर आपको इलाज कराना है, अगर आपके पास पैसा नहीं है, कमी हो रही है, तो आप हॉस्पिटल की जो इनवॉइस होती है, कि बिलिंग होती है कि कितना आपका खर्च आना है, वो आप एक सांसद जो आपके होते हैं उनसे रिकमेंडेशन लेटर लेके पीएमओ में जमा कराते हैं, तो वहाँ से कुछ परसेंट फ़ंड जो है डायरेक्ट हॉस्पिटल को मिल जाता है।
और वो पूरा भी मिल जाता है, 50% मिल जाता है। अब हमें पता ही नहीं है, जब हमें पता नहीं हम लाभ कैसे उठाएं? मतलब हम ये तो कह देते हैं सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार क्या कर रही है, ऐसा नहीं है। सरकार बहुत कुछ करती है, लेकिन हमारे पास जानकारी का अभाव होता है, लैक ऑफ नॉलेज, हमें उतनी जानकारी नहीं होती। तो हम ये भी काम करते हैं कि सरकार की जो योजना है वो जनता तक पहुँचाना, जिससे कि उनको बेनिफिट्स मिल सकें और वो खाली गलत चीज़ों में ना अपना समय दे के अच्छा काम भी करें। तो ऐसे हमारा 10 साल हमारे संगठन को हो गए हैं और आज के टाइम में हम 100 से ज़्यादा देशों में अपना काम कर रहे हैं। हर देश में अलग टीम है जो अपना कार्य कर रही है। हमें यूनाइटेड नेशन से भी इन्विटेशंस रहते हैं कि न्यूयॉर्क से कि आप आइए यहाँ पे पार्टिसिपेट कीजिए। हमारे रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं वहाँ पे, हिस्सा लेते हैं यूनाइटेड नेशंस के कार्यक्रमों में। हम भी बड़े बड़े ग्लोबल समिट भी आयोजित करते हैं, जिसमें कि हम बाहर के विदेश के लोगों को भी बुलाते हैं और वो लोग आते हैं। तो इस हिसाब से संगठन काम कर रहा है और अच्छे मकसद से काम कर रहा है। अब मैं फिर इस शो पर आता हूँ। जैसे अगर मैं इस शो की बात करूँ, पीस टॉक विद मैक, तो इसका मतलब ये था, देखिए क्या होता है, कई बार कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छा कार्य तो कर रहे हैं, अच्छा काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो बता नहीं पाते लोगों तक, या लोगों को पता नहीं होता कि ऐसा भी कोई डॉक्टर है जो वाकई में समाज के लिए निस्वार्थ भाव से काम कर रहा है। वाकई में ऐसा भी कोई वकील है जो गरीबों के लिए भी केस लड़ रहा है, या अगर कोई पैसा नहीं दे पा रहा उनके लिए भी फ्री में केस लड़ रहा है, या नॉमिनल चार्जेस में, बहुत कम चार्जेस में केस लड़ रहा है, या समाज के ऐसे मुद्दे उठा रहा है जो कि कोई नहीं उठा पा रहा है, नेता भी नहीं उठा पा रहे हैं, या कोई ऐसे संगठन से, NGOs हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि समाज के अलग अलग मुद्दों के लिए काम कर रहे हैं। कोई ऐसे भी लोगों को मैं जानता हूँ जो कि हॉस्पिटल्स के बाहर, जो दिल्ली में हॉस्पिटल है या कहीं भी हॉस्पिटल है तो सरकारी, वहाँ पे खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अटेंडेंट्स के लिए, कि भाई जो लोग दिल्ली से बाहर से आए हुए उनको खाना नहीं मिल रहा, तो वो डेली हॉस्पिटल्स के बाहर गाड़ी लगाते हैं, खाना बांटते हैं। कि ऐसे भी लोग हैं जो विडोज़, जो औरतें हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। कई ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि बच्चों की शिक्षा के लिए काम कर रही हैं। कई ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्वास्थ्य के लिए काम कर रही हैं, लोगों के लिए इलाज के लिए फंड्स इकट्ठा करते हैं। किसी को कोई बीमारी हो जाती है तो उसके लिए डोनेशंस करते हैं, फंड रेज करते हैं और उनका इलाज कराते हैं। तो हर तरह के लोग हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि जब वो लोग हमारे प्लेटफॉर्म पर आएँ तो हम उनसे पहले तो ये जानें कि आपका संघर्ष कैसा रहा, आप आज जो जिस मुकाम पर पहुँचे हैं वहाँ पे आपको कितना अच्छा फील होता है, महसूस होता है, और क्या क्या आपके ऊपर जिम्मेदारी रहती हैं। दूसरा, आगे क्या आपके क्या मकसद हैं। और तीसरा, हमारा एक मकसद ये भी है कि उनके जो जो मैसेज होगा, जो संदेश होगा, वो जब हम तक पहुंचेगा, व्यूवर्स तक पहुंचेगा, तो उनको ये भी समझ आए कि वाकई में अच्छे लोग भी हैं। क्योंकि आजकल हम जब चैनल्स देखते हैं, न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, डिबेट्स देखते हैं, तो उसमें सिर्फ नकारात्मकता रहती है, नेगेटिविटी रहती है। तो सकारात्मकता फैलाना भी ज़रूरी है, पॉजिटिविटी फैलाना भी ज़रूरी है। उसके लिए किसी को तो आगे आना पड़ेगा। आज के टाइम में क्या है कि पॉजिटिविटी की कमी है। सोशल मीडिया पे भी हम देखते हैं जो एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, दोनों ही पार्टियां नकारात्मक सोच के लोग हैं। लोगों को लग रहा है कि हम अच्छे हैं, दूसरा गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं आप फैला तो नेगेटिविटी रहे ना। जैसे कि आपने मुझे गाली बकी, बदले मैंने भी आपको गाली बक दी। अब जो व्यूअर है, जो हमारी जो वीडियो देख रहा है, इंटरव्यू देख रहा है, चाहे वो मेरी गाली सुन रहा है या आपकी गाली सुन रहा है, कहीं ना कहीं नकारात्मकता ही उसके दिमाग में जा रही है। अब उसका क्या होता है, जब 24 घंटे हम एक दूसरे के प्रति नफरत की बातें सुनते हैं, इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी, न्यूज़ चैनल्स पे भी, तो हमारे दिमाग में वही बैठ जाता है कि नहीं यार, बात तो सही है। तो हमारा मकसद ये है कि अच्छा मैसेज भी लोगों तक पहुंचाया जाए, अच्छा संदेश भी लोगों तक पहुंचाया जाए। इसलिए हमने इस शो का नाम रखा है पीस टॉक विद मैक। पीस टॉक का मतलब ये है कि हम चर्चा तो सारी करेंगे। अब देखिए, जब कोई गेस्ट आता है तो उसमें राजनीति की बात भी निकल आती है, उसमें देश का जो माहौल है, क्या चल रहा है, उसकी बात भी निकल आती है। लेकिन हम कम से कम नकारात्मकता नहीं फैला रहे, हम एक अच्छा पीसफुली एक डिस्कशन करेंगे। हमारे देश की एक खूबी और है, देखिए इतनी सारी नेगेटिविटी के बाद, इतनी सारी नकारात्मकता के बाद, हम देखें देश में कैसे कैसे बड़े आपदा आई या ऐसी सिचुएशन आई जिसमें हमारा देश जो है फिर भी एकजुट होकर खड़ा रहा। हमारे देश की ये बड़ी खूबी और ये हमें हिम्मत देती है, स्ट्रेंथ देती है। वो क्या, एक सबसे बड़ी आपदा आई थी पूरी दुनिया पे, कोरोना महामारी में, कोरोना काल में आप ये देखिए हमारा देश जो है आज के टाइम में पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो चाइना को भी पीछे छोड़ चुका है। दुनिया में नंबर 1 पे पॉपुलेशन में हमारा देश है, 140 करोड़ की आबादी है। ऐसे देश को संभालना कितना मुश्किल था कि एक तरफ आप घर से नहीं निकल सकते हो, एक बंदा दूसरे बंदे से बात नहीं कर सकता है, एक बंदा दूसरे बंदे के साथ खड़ा नहीं हो सकता है। कितना कुछ हो सकता था, कितनी महामारी फैल सकती थी, कितने लोग मर सकते थे, कितनी आफत आ सकती थी, लेकिन हमारे देश ने एकजुटता दिखाई और एकता दिखा के
सरकार का सपोर्ट करा, सरकार ने भी कोऑर्डिनेशन बनाए रखा हमारी जनता से और जनता ने पूरा समर्थन दिया और उस महामारी से हम निकल गए। जितनी कम से कम हानि हो सकती थी उतनी हुई दूसरे देशों के मुकाबले। एक अमेरिका जैसा देश, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो कि अपने आप को सुपर पावर बोलता है, उसका भी अगर हम रेशियो देखें आपदा का और डेथ का कोरोना काल में, वो हमसे कई गुना ज़्यादा था। अगर हम बात करें किसी हमले की, कई बार हमने देखा हमारे देश में कोई आतंकी हमला हो जाता है। पुलवामा हमला हुआ, अभी हम रिसेंटली देखें तो पहलगाम हमला हुआ, जिसमें कि देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई। इन हमलों का मकसद ये होता है कि देश जो है एक साथ ना रहे और देश को कमज़ोर किया जाए, क्योंकि देखिए हमारा देश जो है सुपर पावर बनने की ओर अग्रसर है, या हमारी जो देश की जो जीडीपी है, जो आर्थिक जो स्थिति है, वो इस वक्त विश्व में चौथे स्तर पर आ गई है, चौथे नंबर पर आ गई है। तो अब ये दूसरे देशों को ये गवारा नहीं होता है, उन्हें लगता है कि ऐसा कैसे, ये देश डेवलप कैसे हो रहा है, तो कोशिश करते हैं आपस में लड़वाओ, फूट डलवाओ। तो वो उस पर कोशिश करी, लेकिन आप देखें कि कितनी भी कोशिश होती है, पहलगाम हमले के बाद भी हमें ऐसा लगा कि अब लगता है कि देश टूट जाएगा, अब लगता है कि कत्लेआम होगा, लोग एक दूसरे को मारेंगे, काटेंगे, नफरत करेंगे। लेकिन फिर वही हुआ, हमारे देश की जनता, सब धर्म के लोग, सब जाति के लोग एक साथ सड़कों पर उतरे, कंडम किया वो जो हमला हुआ था, क्योंकि उसका, वो मैंने फिर बोला कि उसका जितनी भी निंदा की जाए कम है। कैंडल मार्च निकले, लोगों ने विरोध जताया, और पाकिस्तान को, जो कि उस हमले का जो जिम्मेदार था, उसके खिलाफ पुरजोर तरह से आवाज़ उठाई गई, हमारी सरकार ने भी और जनता ने भी। हम फिर एक साथ खड़े थे। तो एक चीज़ तो हमें सीखने को मिलती है कि हमारा देश टूट तो सकता नहीं, हमें रहना सबको साथी है, और हमेशा जब भी हमें लगता है कि अब बहुत बड़ा कुछ ब्लंडर हो गया और अब हम अलग हो जाएंगे, हम फिर एक होके खड़े हो जाते हैं। तो अब बस मकसद ये है हमारा भी और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का भी, कि जो रोज़ जो नफ़रत फैलाई जाती है, जो रोज़ जो नेगेटिविटी फैलाई जाती है, जो निरंतर प्रयास किया जा रहा है, इस पे भी रोक लगे। और बाकी मेन जो मैंने आपको मकसद बताया कि हमारा मकसद है कि लोग जो आतंकी बनते हैं, गलत एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, उससे भी बचाना है। लेकिन देखिए क्या होता है कि आतंकी बनना ही सब कुछ नहीं है। अब जो गलत एक्टिविटी तो गलत एक्टिविटी है, अगर हम आज किसी का रेप कर रहे हैं, वो भी क्राइम है। अगर आज हम किसी को मॉब लिंचिंग कर रहे हैं किसी के साथ, वो भी क्राइम है। कोई भी कर रहा है, वो किसी भी धर्म का इंसान, अगर 8-10 लोग हम इकट्ठा होकर किसी एक व्यक्ति को रोकते हैं और कोई भी उस पर एलिगेशन लगा के, कोई भी आरोप लगा के, चाहे वो सही है या गलत है, मैं कह रहा हूँ वो आरोप सही भी है, हम उसको मारते हैं, वीडियो बनाते हैं, उसको जलील करते हैं या उसको जान से ही मार देते हैं, तो वो किसी भी हद तक ठीक नहीं है। तो इसलिए हमारा जो मैसेज है, जो संदेश है, जो भाईचारे का, एकता का, सांप्रदायिक सद्भाव का, वो सबके लिए रहता है। हम सारे धर्मों के लिए वो संदेश देते हैं। हम कहते हैं कि भाई हम मिलजुल के रहो, हमारे आपसी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा जो है, सीरिया में बैठा हुआ कोई आतंकी या अफगानिस्तान में बैठा हुआ, पाकिस्तान में बैठा हुआ कोई आतंकी क्यों उठाएगा? वो इसलिए तो फ़ायदा उठाते हैं, जब हम आपस में लड़ते हैं, हम एक दूसरे से नफरत करते हैं, बैर करते हैं, तभी तो किसी को मौका मिलता है कि वो हमें पैसे का लालच दे के, धर्म का लालच दे के, या किसी भी तरह से उकसा के हमें फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम सब धर्म के लोगों को बोलें कि भाई मिलजुल के रहो, एक साथ रहो, और कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता बेगुनाहों को मारो। और ये फैक्ट है, आप किसी भी धर्म की, आप भगवत गीता पढ़ लीजिए, आप बाइबल पढ़ लीजिए, आप कुरान पढ़ लीजिए। देखिए मिसपरसेप्शन एक अलग चीज़ हो सकती है। अब हम कहते हैं कि वो आयत का मतलब ये है, इस आयत का मतलब ये है। देखिए मान लीजिए अगर मैं संस्कृत नहीं जानता हूँ, मुझे संस्कृत का ज्ञान नहीं है, मैंने संस्कृत नहीं पढ़ी है, अब मुझे अगर कोई संस्कृत में से कोई भी श्लोक पढ़ के सुनाएगा और उस श्लोक का जो मतलब है, जो ट्रांसलेशन है, वो बताएगा एग्जाम्पल के तौर पे कि इस श्लोक का मतलब ये है कि आप दूसरे धर्म के लोगों को देखो और उनको ख़त्म कर दो, तो मुझे यही लगेगा यार ये ऐसा कैसा लिखा है, ऐसा कैसे हो गया, श्लोक ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसी तरह से कुछ ऐसी कुरान शरीफ की कुछ आयतें होती हैं, कुछ बातें होती हैं जिसको गलत तरह से पेश भी कर दिया जाता है हमारे समाज में, और वो लोग फ़ायदा उठाने के लिए, हम लोगों को अलग करने के लिए। दूसरी बात क्या होती है कि कई चीज़ किस संदर्भ में लिखी गई थी, उसका मकसद क्या था, वो भी देखा जाता है, वो भी महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि आजकल कितना आसान हो जाता है, आजकल हम देखते हैं कोई भी नेता, कोई भी अभिनेता, कोई भी बंदक, कोई भी बयान देता है, कोई बात कहता है, फिर कहता है मेरा ये मतलब नहीं था, मैंने कहा तो है लेकिन मैं ये नहीं कहना चाह रहा था। अब हज़ारों साल पहले कोई चीज़ लिखी गई, उस वक्त की सिचुएशंस अलग थी, उस वक्त के हालात अलग थे, उस वक्त क्यों लिखी गई, क्या मकसद था, और आज की सिचुएशन क्या है, वो भी हमें देखनी चाहिए। लेकिन नफ़रत फैलाने के लिए हम हज़ारों साल की पहले की बात करते हैं, उससे आगे आते ही नहीं हैं। देखिए नफ़रत फैलाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमें
पास्ट को छोड़ के प्रेजेंट में रहना पड़ेगा। जैसे कि कई बार हम देखते हैं कि हम पुराने जो राजा महाराजा थे उनकी बात करते हैं, जी फलाना बंदे ने अपने भाई को मार दिया था, उस वाले राजा ने उस राजा को मार दिया था, उसका सर कलम कर दिया था, उस पर कब्जा कर लिया था। देखिए आज से सौ साल पहले, हज़ारों साल पहले डेमोक्रेसी नहीं थी, लोकतंत्र नहीं था। उस टाइम का टाइम क्या था, जैसे कि आज अगर मुझे दिल्ली में नेतागिरी करनी है, मुझे नेता बनना है, मुझे शासन करना है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, मुझे लोगों से वोट मांगना पड़ेगा, और जनता अगर मुझे वोट देगी और मैं बहुमत हासिल करूँगा तो मैं यहाँ पे अपने किसी भी संवैधानिक पद पे बैठ पाऊँगा। पहले का टाइम क्या होता था, पहले का टाइम ये था कि अगर आपको किसी भी शहर में, किसी भी राज्य पे अगर आपको शासन करना है तो आपको कब्जा करना पड़ेगा, आपको उस राज्य का जो राजा है, जो वहाँ पे राज कर रहा है, उससे जंग करनी पड़ेगी, उसे मारना पड़ेगा, कत्लेआम करना पड़ेगा। जब आप जंग जीत जाएंगे तो आप उस पर कब्जा कर लेंगे, यानी आप इलेक्शन जीत जाएंगे। अब ये तो फैक्ट है, कोई भी धर्म का राजा होगा उस वक्त, चाहे वो हिंदू धर्म का राजा हो, मुस्लिम धर्म का राजा हो, जो भी होगा, उसे दूसरे शहर में, राज्य में जाके जंग करनी पड़ेगी और वो मारेगा या मरेगा, उसके बाद वो शासन करेगा। लेकिन आज हमें कैसे बताया जाता है, ये उसने इसको मार दिया था, उसने उसको कर दिया था, उसने उसका गला काट दिया था। उस वक्त वही सिस्टम था। आज के टाइम में वो सिस्टम नहीं है। आज के टाइम में आपको पब्लिक के हाथ जोड़ने हैं। दूसरी जो पार्टीज हैं उनकी आपको बुराई करनी है, जैसे हम करती हैं सब, जी वो करप्ट है, वो क्रिमिनल है, उस पर इतने केस चल रहे हैं, उस पर उतने केस चल रहे हैं, उसने अपनी वाइफ के साथ ये करा था। तो क्या होता है, आज हमें राज करने के लिए लोगों पे आरोप लगाने, एलिगेशन लगाने, अपने आप को अच्छा साबित करना और जनता का दिल जीतना है। उस टाइम जनता का दिल जीतना नहीं था, उस टाइम सिर्फ कब्जा करना होता था, जंग जीतनी होती थी। तो ये ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि आज हमको बताई जाती हैं और उसको हम प्रभावित भी होते हैं। हमें लगता है अरे यार ये बात तो सही है, आज से 700 साल पहले ऐसा हुआ था, उस राजा ने ऐसा करा था, वो इतना इतना खतरनाक था। वो खतरनाक नहीं था, वो खतरनाक उस वक्त सभी थे, क्योंकि उस वक्त सिस्टम वो था, कोई कम था कोई ज़्यादा था। तो बहरहाल इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि हम पास्ट की बात ना करके प्रेजेंट में जिएं, हम भूतकाल की बात ना करके वर्तमान में जिएं और भविष्य में जिएं। भविष्य में अपनी अच्छी योजनाएं बनाएं, परियोजनाएं बनाएं, अपना फ्यूचर देखें, करियर देखें, सबको साथ लेके चलें और कुछ ऐसी चीज़ें करें जो कि सकारात्मक हों। और सरकारों का भी हमें समर्थन करना चाहिए। कई बार क्या होता है, अब जैसे अगर हम राजनीति की बात करते हैं, अगर हम मान लीजिए मैं बीजेपी का अगर विरोधी हूँ, एग्जाम्पल 1%, तो बीजेपी कुछ भी काम करेगी मैं उसका विरोधी करता रहूँगा। मोदी जी कुछ भी काम करेंगे मैं उसका विरोधी करता रहूँगा। जैसे कि मोदी जी पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे, मैं विरोध करूँगा। मोदी जी एयर स्ट्राइक करेंगे, मैं विरोध कर दूँगा। मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर करेंगे, मैं विरोध करूँगा। मोदी जी जीएसटी ले आएंगे, मैं विरोध करूँगा। मोदी जी धारा 370 हटा देंगे, मैं विरोध करूँगा। क्यों? क्योंकि मैं विरोध इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उनके फैसले पसंद नहीं आ रहे हैं। मैं विरोध इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं विरोध करना चाहता हूँ। मुझे बस मोदी जी का, भारत सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विरोध करना है। यही तो नकारात्मकता है, यही तो नेगेटिविटी है। इससे हम अपने भविष्य के जो हमारा भविष्य या जो हमारी जनरेशन है आने वाली, उसको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए नुकसान पहुंचा रहे हैं क्योंकि अगर हम अच्छे फैसलों का समर्थन नहीं करेंगे तो अच्छे काम होंगे कैसे। होना क्या चाहिए कि अगर सरकार अगर किसी और की भी है और हमें लगता है कि वो अच्छा काम नहीं कर रही, हम बोले ठीक है भाई, सारी बात अपनी जगह, लेकिन हाँ ये काम सरकार ने ठीक करा, ये काम देश हित का था, ये काम होना ही था। जब इस तरह की विचारधारा डेवलप होगी हर तरफ के लोगों के लिए, पार्टी कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, जाति कोई भी हो, तो नकारात्मकता कम होने लगेगी। डिबेट्स में आजकल हम देखते हैं डिबेट रखी इसलिए जाती है कि आप एक दूसरे पे गाली करो, गाली गलौज करो, बदतमीजी करो और हाथापाई करो, उसी से उनको टीआरपी मिलती है। अब वो तो अपना काम करके चले जाते हैं, लेकिन उसका नुकसान हमें झेलना पड़ता है। हमें क्या झेलना पड़ता है, क्योंकि जब हम वो डिबेट देखते हैं तो हमारे दिमाग में भी बात हो जाती है, अरे यार वो ऐसा बोल रहा था, वो वैसा बोल रहा था। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। तो कुल मिला के बात ये है कि सिर्फ एक ही सेक्शन नहीं होता है। सिर्फ देश में अगर अच्छा माहौल करना है तो सिर्फ ये नहीं है कि हम अगर आतंकवादी नहीं बन रहे तो देश का माहौल अच्छा हो गया, या अगर हमने बम नहीं ब्लास्ट किया, अगर हमने कोई हमला नहीं करा किसी स्टेट में, या हमने फायरिंग नहीं करी तो देश का माहौल अच्छा हो गया। नहीं, मानसिकता भी बदलनी पड़ेगी। सिर्फ आतंकी हमला कर देना ही थोड़ी कोई सब कुछ होता है।
अगर हम एक दूसरे के प्रति नफरत रख रहे हैं, दिलों में बैर रख रहे हैं, मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, हेट स्पीच दे रहे हैं, ये सब भी देश को तोड़ने की बात है। क्योंकि देश डेवलप कैसे होगा? हम माइक पे खड़े हुए, 2000 लोग सामने बैठे हुए हैं, 100 करोड़ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए हैं, आजकल हर आदमी सोशल मीडिया पर है। हमने माइक लिया, हमने दूसरे धर्म के खिलाफ, जातियों के खिलाफ कुछ भी बयानबाजी शुरू कर दी और उस वक्त हमने तालियां बटोर ली। लेकिन हमने उसी मंच का हम फ़ायदा उठाकर कितना अच्छा संदेश भी दे सकते थे। देखिए, प्लेटफॉर्म सबको मिलता है, उस प्लेटफॉर्म को आप कैसे यूटिलाइज़ करते हो वो आपके ऊपर है। लोग आजकल क्या कर रहे हैं, जब उनको मंच मिलता है उस मंच को वो नेगेटिविटी से, नकारात्मकता से भरने की कोशिश करते हैं। ऐसी बातें करते हैं जो तोड़ने की हों, जो लड़ने की हों, जो झगड़ने की हों। उसका रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे भी असर पड़ता है। वो कैसे पड़ता है वो मैं आपको बताता हूँ। जब हम 24 घंटे चिल्लम चाटी शोर देखते हैं, गाली गलौज देखते हैं, तो हम उग्र हो जाते हैं, हम अग्रेसिव हो जाते हैं। जब हम अग्रेसिव हो जाते हैं तो उसका क्या होता है, आप देखें आजकल छोटी-छोटी बातों पे लोग एक दूसरे को मर्डर कर रहे हैं या कितने-कितने गुना कर देते हैं। गाड़ी से गाड़ी टकरा गई, लोग मार देते हैं एक दूसरे को। छोटी-छोटी बातें, पार्किंग आप देखो, किसी ने आपकी पार्किंग बाइक लगा दी घर के बाहर, आप उसको जान से मार दोगे या मर जाओगे। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो माइंड है वो इतना ज़्यादा उग्र हो चुका है, आप इतने ज़्यादा डेंजरस हो चुके हो खुद के लिए भी और समाज के लिए भी। जबकि आप कोई टेररिस्ट थोड़ी हो, आप कोई आतंकी थोड़ी बने हो, लेकिन फिर भी आप डेंजर हो। इसलिए डेंजर हो कि या तो आप किसी भी दिन खुद मार दोगे किसी को, या खुद मर जाओगे, नहीं तो अस्पताल में तो पड़ ही जाओगे, नहीं तो आपके ऊपर कोई केस बन जाएगा, आप हाफ मर्डर में 307 में अंदर चले जाओगे। तो इसका मतलब क्या है कि जब तक हम ये नहीं देखेंगे कि हमें किस तरह के माहौल चाहिए आने वाली जनरेशन के लिए भी, आने वाली पीढ़ी के लिए भी, तो उसकी शुरुआत आज से ही करनी पड़ेगी। क्या हम ये चाहते हैं कि आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो भी इन्हीं चीज़ों पे लड़े कि भाई तू इस धर्म का, इस जाति का, और हमें तुझे नौकरी नहीं देनी है, तुझे बिजनेस नहीं करना है, तेरे साथ खाना नहीं खाना है, तेरे साथ बैठना नहीं है? तो ये तो चलता आ रहा है सौयों साल से, हज़ारों साल से। तो इसीलिए एक अच्छा संदेश देना ज़रूरी है। और फिर मैं बोलता हूँ कि विद गन्स वी कैन किल टेररिस्ट, विद एजुकेशन वी कैन किल टेररिज्म। और ये जो एजुकेशन है, एकेडमिक एजुकेशन नहीं है, ये एक अच्छा संदेश देने के लिए, माहौल बनाने के लिए। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि जब कोई बहुत बड़ी महामारी आ जाती है, कोई ऐसी बीमारी आ जाती है जो घर घर पहुंच जाती है, तो उसके लिए कैंपेन चलाई जाती है। जैसे कि पहले हम देखते थे कि जो पानी होता है, पानी हम लोग कहीं से भी पी लेते थे। जो नल होते थे, बर्मा होता था गाँव में या गलियों में, उसमें से खोला और पानी पी लिया। कहीं भी जो टोंटी होती है, नल, हमने उसे खोला और पानी पी लिया। तो एक कैंपेन चलाई गई सरकार द्वारा कि भाई ये जो पानी है ये आपके लिए हानिकारक है, आपके पेट में इससे इन्फेक्शन हो जाता है, आपके स्टमक में आपको कोई कई तरह के वायरस हो जाएंगे, बीमारी हो जाएगी। आज के टाइम में हम देखें, हम चाहे गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, गरीब हो, अमीर हो, हम या तो मिनरल वाटर पियेंगे, आरओ का वाटर पियेंगे, पानी पियेंगे, या बिस्लेरी पियेंगे। मतलब कहीं ना कहीं हम एक अच्छा पानी पीने की कोशिश करते हैं। वो एक दिन में नहीं हुआ, उसके पीछे निरंतर प्रयास किया गया, सालों कोशिश की गई, तब जाके ऐसा हुआ। तो कैंपेन काम करती है। अब जैसे कि पहले हम ट्रेन में सफ़र करते थे तो हम देखते थे कि हम आस पड़ोस में कोई भी हमें कुछ खिलाता था, हम खा लेते थे और हम बेहोश हो जाते थे। जब उठते थे तो पता चलता था हमारा सारा सामान लुट गया। इसके लिए कैंपेन चलाई गई कई शोज़ में, सरकार द्वारा, लोगों के द्वारा, कि भाई आप ट्रेन में कि अनजान लोगों से बात ना करो, आप कोई कुछ दे तो कुछ खाओ मत। तो कैंपेन होती हैं, इससे हमें आज समझ आता है। आज हम सफ़र करते हैं तो हम चौकन्ने रहते हैं कि नहीं यार, ये ऐसा क्यों दे रहा है, हमें नहीं खाना है। खाना भी है तो हम बहुत सोच समझ के खाएंगे, ऐसा नहीं कि हम खाएं और बेहोश हो जाएं। तो इस तरह की कैंपेन जो काम करती है, बस फ़र्क ये निरंतर प्रयास करना पड़ता है। आजकल क्या होता है, संगठन बहुत चलते हैं, वो जब हमारे देश पे कोई आतंकी हमला हो जाएगा, जब कोई ऐसी चीज़ आ जाएगी जैसे कि पुलवामा अटैक हुआ या पहलगाम अटैक हुआ, या कभी ट्रेन में हम देखते हैं ब्लास्ट हो गया, तब वो लोग बाहर निकलते हैं, जंतर मंतर पे बैठेंगे, नारे लगाएंगे या कुछ इस तरह की बात करेंगे कि भाई हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और अगले दिन फिर घर बैठ जाते हैं। इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये दूसरा जो आपका विरोधी है, जो आपका एनिमी है, जो आपका दुश्मन है, यानी जो टेररिस्ट संगठन है, वो 24 घंटे सातों दिन और साल में 365 दिन कार्य करते हैं। वो हमेशा उनका स्लीपर सेल काम करता है। स्लीपर सेल क्या करता है, आप और हमारे बीच में नौकरी करने या आप बिजनेस करने दोस्त बन के हमारे आ जाएगा, हमारे साथ ही रहेगा, पीजी में, रूम में, धीरे धीरे हमसे दोस्ती करेगा और हमें मिसगाइड करेगा, भड़काएगा गलत एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो वो तो 24 घंटे काम कर रहे हैं। हम सिर्फ हमले के बाद निकलेंगे, एक दिन कंडम करेंगे, कैंडल लाइट जलाएंगे और बैठ जाएंगे। इंटरनेशनल एंटी टेररिज्म मूवमेंट जो है, पहला ऐसा संगठन है विश्व का जो कि आतंकवाद के खिलाफ एक जागरूकता अभियान चला रहा है। हम क्या करते हैं, हम
डेली मतलब साल में 365 दिन हमारी कोशिश ये रहती है कि हम लोगों से मिलें, जनता से मिलें, यूथ से मिलें और पेरेंट्स से मिलें और उन्हें एक अच्छा मैसेज दें, संदेश दें। 26 जनवरी 15 अगस्त को हम मदरसों में जाते हैं, मदरसों में झंडा फहराते हैं, वहाँ के बच्चों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उन्हें वही मैंने आपको जो बताया देश के योगदान के बारे में, बलिदान के बारे में, और एपीजे अब्दुल कलाम साहब हुए, अपना हामिद जी हुए जो 1965 की जंग में जो शहीद हो गए थे। तो उन लोगों के बारे में हम उनको बताते हैं कि भाई देखो लोगों ने बहुत सेक्रीफाइस किए तब जाके आज हम यहाँ पर पहुँचे कि देश हमारा इस स्थिति में है कि हम आज विश्व पे अगर हम देखें जीडीपी के मामले में हम बड़े बड़े देशों को, जापान जैसे देशों को पीछे छोड़ रहे हैं। हम 5 ट्रिलियन की और मतलब अग्रसर हैं, बढ़ने जा रहे हैं। लेकिन बात वही है, एक तरफ तो हम विश्व स्तर पे हम देखते हैं कि हमारा जो जो लेवल है वो इतना बढ़ता आ रहा है, दुनिया में हमें इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है, मोदी जी हर कंट्री से एक अच्छे रिलेशन डेवलप कर रहे हैं। अरब कंट्रीज़ में हम देखते हैं अगर मोदी जी यूएई जाते हैं, दुबई जाते हैं, अबू धाबी जाते हैं, सऊदी अरब जाते हैं, कुवैत जाते हैं, कतर जाते हैं, कहीं भी वो जाते हैं तो वहाँ पे उनको मान सम्मान मिलता है और ये उनको ऑनर मिलता है। दूसरी तरफ आज हम फिर भी हम अगर जनता की माइंडसेट देखें, जनता वही कर रही है। आज के टाइम में जनता का माइंडसेट क्या है, हम इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हैं। सोशल मीडिया पे अगर कोई ऐसी पोस्ट आती है कि एक एक्सीडेंट हो गया, एक हादसा हो गया जिसमें कि 3-4 लोग मर गए और उनके नाम अगर खुदा न खास्ता मुस्लिम निकल आए, तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है, आप लोग भी इससे वाकिफ़ हो गए। तो जो नॉन मुस्लिम जो लोग हैं, हमारे जो भाई लोग हैं, वो उस पे हंसी के इमोजी बनाने लगते हैं। मतलब उनको किसी के मरने से दुख नहीं है, ये है कि अच्छा ये लोग मर गए, बहुत बढ़िया हो गया। इसको रिवर्स कर दो आप। अगर कोई हादसा हो जाता है कहीं पे या कोई ऐसी घटना हो जाती है जिसमें कि हमारे दूसरे धर्म के लोग, नॉन मुस्लिम्स या हिंदू भाई अगर हम कहें वो मर जाते हैं, तो ठीक ये मुस्लिम जो कम्युनिटी है ये क्या करती है, वहाँ पे हंसी के इमोजी बनाने लगती है और कमेंट करने लगती है हैप्पीली, हंसी के, कि भाई बहुत अच्छा हुआ। अब क्या होता है कि अब अगर हम मुस्लिम्स को कहें वो कहेंगे वो भी तो करते हैं, हिंदू को कहें वो कहें पहले वो करते हैं, तो इसका कोई अंत नहीं है। इसका क्या होता है, जैसे कि अभी हमने देखा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान ने मिलके सीज़ फायर किया। सीज़ फायर क्या होता है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक साथ दोनों देशों ने फैसला करा ठीक है अब हम भी हमला नहीं करेंगे, अब आप भी हमला नहीं करेंगे, अब हम भी आपको कोई गलत नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आप भी मत पहुंचाइए। अगर पाकिस्तान कहता पहले आप हमला रोको तब हम रोकेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं बन पाती। हिंदुस्तान कहता पहले आप हमला रोको तब हम रखेंगे, तब भी नहीं बन पाती। तो सीज़ फायर हुआ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। ठीक ऐसे ही हमें खुद इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अगर मैं कहता रहूँगा पहले आप कमेंट करने बंद करो, आप गाली देना बंद करो, तब मैं करूँगा, तो ऐसे बात नहीं बनेगी। तो कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। एटलीस्ट ये हमारे लिए ही है, ये हमारे जो घर में बच्चे हैं, जो आज टीनेजर होंगे या छोटे होंगे या पैदा होंगे, कल को कुछ बड़े बनेंगे, उनके लिए है। क्योंकि देखिए हमने तो ये टाइम गुजार दिया, हम तो देख रहे हैं रोज़ डेली नफ़रत होते हुए, मॉब लिंचिंग होते हुए, जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कैसे हेट स्पीच देती हैं, इतने इतने संवैधानिक पदों पे बैठ करके जिनको की जो कुर्सी है उसकी गरिमा भी नहीं रख पा रहे हैं लोग। लेकिन कहीं हम तो कम से कम एक इनिशिएटिव ले सकते हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि जो ऐसी संस्थाएं हैं, जो ऐसे अलग अलग प्रोफेशनल लोग हैं, जो वाकई में ही इस माहौल में भी, इस टाइम में भी जब सब एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, बैर कर रहे हैं, कोई किसी का बैठना नहीं चाह रहा, खाना नहीं चाह रहा, पीना नहीं चाह रहा, उस वक्त भी निस्वार्थ भाव से बिना धर्म के, जाति को देखे हुए अपनी अपनी फील्ड में और देश के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, उन लोगों को हम इस शो के माध्यम से भी सम्मानित भी करेंगे और साथ जुड़ के उनके साथ कार्य करेंगे। क्योंकि ये संगठन भी हर तरह से काम कर रहा है, स्वास्थ्य सेवाओं में भी काम कर रहा है और मैंने बोला एजुकेशन में भी हम काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि लोग जो आगे पढ़ नहीं पा रहे हैं और शिक्षा लेना चाहते हैं, तो हम कोशिश करते हैं सरकार से मदद लेके या अपने पर्सनल लेवल पे, अपने निजी लेवल पे कुछ उनके लिए कर पाएँ तो वो करें। जो बहन बेटियां जो जिनकी शादी नहीं हो पा रही, अगर उन्हें कोई दिक्कत है तो हम कोशिश करते हैं उनकी भी शादी कराई जाए। तो देखिए जो समाज सेवा होती है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से और मिलजुल के ही होती है, क्योंकि अकेले ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना आप कुछ कर सकते हो। तो यही शो का मकसद है कि इसमें हम लोगों को बुलाएं, इनवाइट करें और उनको किस किस तरह की समस्या आ रही है, क्योंकि देखिए समस्या सबको आती हैं। आज अगर मैं डॉक्टर हूँ, वकील हूँ, इंजीनियर हूँ, मैं कोई भी हूँ, तो जो देश का जो माहौल है या जो ये आतंकी हमले होते हैं या जो सांप्रदायिक जो कभी हम कुछ दंगे देखते हैं, दंगे जो हैं वो भी उसी का एक हिस्सा है। मैंने फिर बोला कि सिर्फ ब्लास्ट कर देना ही कोई सब कुछ थोड़ी है। आप देश का माहौल ख़राब कर रहे हो, आप मॉब लिंचिंग कर रहे हो, आप रेप कर रहे हो, आप मर्डर कर रहे हो, वो भी देश का माहौल ख़राब करने वाली बात है और आप भी कोई उससे कम नहीं हो। तो किस तरह से इन चीज़ों में भी, परिस्थितियों में भी लोग ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, अच्छा काम कर रहा है सरकार के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए,
तो ऐसे लोगों को हम बुला के उनसे बात करेंगे और ख़ुद भी सीखने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे जो देश की जनता है उनको भी एक अच्छा संदेश दिया जाए। धन्यवाद।